हाय मैम, मुझे आपके बारे में अच्छी बात ये लगती है कि आप काम करने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखते हो, जैसे आउटफिट, योगा एंड मेकअप। मैं भी घर का सभी काम करती हूँ, बट मैं अपना ख्याल इतना नहीं रख पाती। मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैंने अपने ऊपर इतना मनी स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, बट ओकेजनली अच्छे से रेडी होती हूँ। मैंने ईटीई फ्रॉम दिल्ली से किया है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दिए, कई कुछ मार्क्स से मेरिट से रह गई। साथ साथ में प्राइवेट भी कर रही थी, पर 6 साल के बाद अब मैंने जॉब छोड़ दी और बेटी को, घर को मैनेज करने को अहमियत दी। पर अब बेटी बड़ी हो गई है, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड नाउ। मन करता है कि जॉब करूं, पर हिम्मत नहीं होती कि कैसे अब शुरुआत करूंगी। आप कुछ सजेस्ट करो, थैंक्स। देखो, शुरुआत करना अलग चीज है, आपको तो जस्ट रीस्टार्ट करना है। आपने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के प्रिपरेशन दी है, भले सफलता नहीं मिली, आपको एक्सपीरियंस मिला। आपने छः कुछ टाइम के लिए प्राइवेट जॉब भी करी है, तो आपको एक्सपीरियंस है। यू जस्ट हैव टू रीस्टार्ट, स्टार्ट नहीं करना, पहली चीज। दूसरी, जब आप निकलोगे बाहर, तो बिना झिझक के रिज्यूम ये सोच के लगाना कि मेरा हो ही जाएगा, पूरी तैयारी के साथ जाना। लेकिन उम्मीद और अपने लिए मेंटली प्रिपेयर्डनेस ये भी रखना कि हो सकता है आपको मना कर दें, क्योंकि हर आदमी को चाहिए फ्लो में चलता हुआ कर्मचारी, ताकि उसको हमें कुछ नया ना सिखाना पड़े, है ना। लेकिन आप करोगे तो मुश्किल से 2 महीने 3 महीने लगेंगे, आपको दोबारा से जब निकलोगे जॉब मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी, तैयार होना काम के साथ साथ। कि मैं, आप कह रहे हो हाउस वाइफ हूँ कि मैं ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। इट्स नॉट अबाउट खर्चा, प्रैक्टिकली बताऊंगी आपको। आप उदाहरण देखो मेड्स का। भाई, उनके घर में पैसे नहीं है, इसीलिए वो लोगों के घरों में काम कर रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप उन्हीं मेड को, 2 3 को 4 को 5 को कंपैरिजन करके देखना। कोई बिल्कुल ऐसी आएगी, उनको ना उसके कपड़ों का होश होगा ना बालों का, वो कैसी भी गंदी संदी ऐसे ही आ रही होगी, है ना। और दूसरी एक होगी ऐसी जो उसी काम को करने के लिए आ रही है, लेकिन घर से बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर कपड़े जो भी पहने उसने सस्ते ही पहने, लेकिन धुले हुए तरीके से, चुन्नी अच्छे से ली हुई, बाल तरीके से बनाए हुए, और जो भी मेकअप अवेलेबल है उतना किया हुआ। तो इट्स नॉट अबाउट मनी एंड इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट आवर इंटेंशन कि हम अपने आप को, अपने लुक को, अपने अपीयरेंस को कितनी अहमियत देते हैं। हमें अच्छा लगता है तो हम उसके लिए एफर्ट डालेंगे, नहीं लगता नहीं डालेंगे, सिंपल सी चीज है। तो चलो, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इसी तरीके के ढेरों सवाल आए हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए आज मैं बैठी हूँ। अगर जो लंबे हुए सिर्फ वही छोड़ूंगी, बाकी सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलो आओ बहन, बातें करें। देखो, तैयार रहना या एक पॉलिश्ड लुक अपने आप का डेली में क्रिएट करना एक चॉइस तो है ही हमारी, लेकिन इसको नहीं करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ना, कि जब आप ओकेजनली तैयार होते हैं तब भी आपका डिजायर्ड लुक आ जाए, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वी नॉर्मली सहारा लेते हैं हम लोग फिल्टर का, ताकि हाँ जी हमारी स्किन रेडियंट सी दिखाई दे, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। वही चीज मैं पिंच आउट करना चाहूंगी, जो फिल्टर अप्लाई करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो रेडियंट स्किन अगर आपके डेली में हो तो आपको अच्छा लगेगा। और वो इतनी भी मुश्किल नहीं है पाना कि आप पा ही नहीं सकते। क्योर स्किन ऐप के बारे में मैं इतनी बार इसीलिए बताती हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किन को लेके कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन अभी मैं कहीं से भी ट्रेनिंग से, इधर उधर से, पूरा दिन के काम करने के बाद भी जस्ट कैमरे के सामने बैठती हूँ एंड स्टार्ट शूट विदाउट एनी फिल्टर। तो ये कॉन्फिडेंस पाना, इस तरीके की स्किन पाना एक्चुअली पॉसिबल है सिर्फ क्योर स्किन ऐप के थ्रू। इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं है खास, सिंपली क्योर स्किन ऐप एक कस्टमाइज्ड स्किन केयर ऐप है, जहां आप अपने घर के कंफर्ट में स्किन के डॉक्टर्स के साथ चैट करते हो, उनको अपने फोटो भेजते हो, वो उस फोटो को एनालाइज करते हैं, आपको आपकी स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज किट आपको वो बता देंगे कि ये आपके लिए हम सजेस्ट कर रखा है। आपने ऑर्डर कर दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गए, आपने उन्हें यूज करना शुरू किया एज आप जो अदर स्किन केयर प्रोडक्ट हर कोई यूज करता है उनकी जगह पे इनके वाले यूज कर लिए, एंड यू आर गुड टू गो। आपको कस्टमाइज डाइट प्लान मिल जाता है, आपको मंथली चेकअप मिल जाएगा, ताकि आपकी स्किन में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ कितना ज़्यादा असर कर रही है, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो सब चीज़ें भी काउंट हो जाती हैं। साथ ही आपकी जो किट है वो लास्ट करती है 3 महीने तक, अफोर्डेबल इतनी है, सिर्फ 1700 रुपए की है। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए 2 3 हफ्ते में ही, तो एक किट इनकी 2200 रुपए की है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। तो इसमें भी 100 रुपए आपके कम हो जाएंगे, जो भी यहाँ पर कूपन कोड फ्लैश हो रहा है उसको कार्ड के टाइम पे अप्लाई कर देगा। क्योर स्किन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है, आप वहां से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, सुनीता जी, मेरी बहू से मेरा झगड़ा हो चुका था, तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वह मेरी इज्जत नहीं कर रही थी, उल्टे के जवाब देती जा रही थी। तो मैंने अच्छा किया नहीं, इस बात को 1 महीना हो चुका है, मैं बात करना बंद कर चुकी हूँ, करना चाहिए या नहीं। देखिए, एक तो आप बात है कि आप सास हैं, आप बड़ी हैं,
और दूसरी चीज ये है कि अगर गलती सच में बहू की थी, इसलिए आपने उससे बात करना बंद कर दिया, तो टेक्निकली चाहे गलती बहू की हो या सास की, मेरा मानना यह है जिसकी गलती है ना, पता सबको होता है मैंने गलत करा है, बोलना उसको चाहिए पहले। अगर आपने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उसे बोलना बंद कर दिया, तो कोई तुक नहीं बनता कि आप उससे दोबारा बात करें। खुद आएगी, माफी मांगेगी, तब आपका बड़प्पन दिखाते हुए उसको माफ करने का फर्ज है। नेक्स्ट, सुनीता जी, मेरी सास ऑपरेशन करवाई है, उसका सारा काम मैं करती हूँ, पर वह मेरे साथ चले चलती है, मेरे पति की कहानी बढ़ती है, मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? तो अब वो ऑपरेशन में भी चैन नहीं मिल रहा तुम्हारी सास को, बहुत ही कैडी जान है क्या? और रही बात ये कि कान भरने की, जब उनका सारा तुम कर रही हो ना, तो तुम्हारे पति में अगर थोड़ा सा भी सेंस है कि हाँ भाई वो सही गलत की पहचान कर सकते हैं, तो तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। अपना काम कर रही थी रहो, जो कर रही हो वो ज्यादा ठीक है। अगर बीमारी में किसी का साथ छोड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं अपने कर्म खराब करने जैसा होता है। नहीं बस किया तो आदमी शुरू में मना कर दे कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो ऑपरेशन करवा चुकी है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती आप करते रहो उनका काम। और अपने हस्बैंड की इतनी चिंता मत करो, उन्हें दिखाई देगा, सुनाई देगा तो दिखाई भी देगा ना कि आप उनकी सेवा कर रहे हो। नेक्स्ट दी, मेरे हस्बैंड से जब भी लड़ाई होती है ना, तो मेरे हस्बैंड सिर्फ एक ही बात बोलता है, सामान उठा अपना निकल यहाँ से, लेकिन मायके में भी तो ज्यादा जाना अच्छा नहीं होता। बताओ, अगर मायके में भी हम जाकर रहे हैं तो वहां भी तो भाभी हैं हमारी, वहां भी तो नहीं रह सकते, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मत जाओ। सीधे बोल दो घर मेरा भी है। ऐसे निकालने के लिए थोड़ी आई थी, उठा के थोड़ी लाए थे, खरीदा और वापस कर दिया सामान हूँ, ब्याह के लाए थे, घर मेरा भी है, इतना आसान नहीं मुझे निकालना, बस। और इस वीडियो में कोई एक लड़का लगा हुआ है, वो बार बार लड़कों का पक्ष ले रहा है, उसे किसी प्रश्न के उत्तर में ऐसा लगा है कि मैं लड़कों को बदनाम कर रही हूँ, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैं श्योर हूँ। तो वो लगे हुए हैं, 4-5 कमेंट है, उन्हें मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट, मैं एचएम हूँ, घर आने के बाद भी स्कूल की टेंशन नहीं जाती, क्या करूँ जबकि घर पर भी 2 बेटी, पति का जॉब अच्छा नहीं, अपना घर नहीं, 40 की उम्र की हूँ, स्टाफ तो अब सही है, कैश बुक भरना नहीं आ रहा, डर लगता है। देखो, यूट्यूब पे ना बेसिक के जितने भी हमारे काम होते हैं ऑनलाइन, या कोई नया रजिस्टर आता है, ये कुछ है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, कुछ भले मास्टर ऐसे हैं जो खुद जब कर लेते हैं काम, वो तुरंत यूट्यूब के जरिए वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल डाल देते हैं, आपको सिर्फ सर्च करना है। तो उसमें देखो, मेरे हेडमास्टर जी खुद ऐसे ही करते हैं, मैं टेक्निकल काम नहीं देखती, सिंपल, क्योंकि ना उन्हें किसी दूसरे का काम जल्दी से समझ आएगा, ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर ऑलरेडी इतना काम है, 3-4 क्लासेस मैं देखती हूँ इकट्ठी, तो हमारे काम डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, तो जितना भी टेक्निकल काम है वो सिंगल हैंडेडली खुद करते हैं, तो उनको भी मेरे से तो कम ही आता है ना फोन और लैपटॉप चलाना, सिंपल सी बात है। तो वो हर चीज फोन में यूट्यूब पे वो सर्च कर लेते हैं, टॉपिक वीडियो सुनते हैं कितनी बार मेरे सामने, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, सारे हो जाते हैं। तो मुझे भी यही कॉन्फिडेंस है, इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। जो भरना नहीं आ रहा ना कैश बुक, आप टाइप करके देखो अभी इस वीडियो के बाद कि हाउ टू फिल द कैश बुक फॉर बेसिक स्कूल, आ जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं है, मैं भरती हूँ, ये वाला काम तो मैंने करा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा, बस सीखने की अपने दरवाजे खुले रखो तो सब चीज आ जाएंगी। नेक्स्ट, दी प्लीज कमेंट में रिप्लाई देना, मेरी शादी को 8 साल हो गए और बीच में बुक नहीं उठाई मैंने, अब दोबारा पढ़ना चाहती हूँ, कुछ देर पढ़ते हुए मन करता है रील्स देखने का, फोन से दूर नहीं रह पाती, सब करके देख लिया, मुझे जल्दी जल्दी जॉब लगना है, लेकिन फोन की एडिक्शन हो गई है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, काम में भी हेल्प मिल जाती है, सब लोग बोलते हैं जॉब लग जा, तो इंटेलिजेंट थी तो दिमाग फालतू बातों में लगा मत लगा, प्लीज बताओ खुद को मोटिवेट कैसे करूँ, फोन कैसे छोड़ू? सिंपल है, फोन में रिचार्ज मत कराओ, या फोन को अलग अलमारी में बंद कर दो, और कनेक्ट रहने के लिए लोगों से एक छोटा फोन ले लो। कुछ हार्ड डिसीजन लेने होते हैं। देखो, एडिक्शन के बारे में मेरा सिंपल मानना है, एडिक्शन कभी भी धीरे धीरे नहीं छूटते, वो झटके से छूटते हैं, कितने भी हैवी हो। आप एक दिन तय कर लो कि आज से नहीं करूंगा, एंड देन बस जब मन करे तब यही बोलो आज नहीं करूंगा, छूट जाते हैं। तो फोन का भी ऐसा ही है, मन करता है रील्स देखने का, यार मैं इस चीज तक पहुंच नहीं पा रही, ऐसे कैसे मन कर जाता है जब हमारे सामने हमारा जरूरी काम है, और हमें पता है हम 3 घंटे यहाँ लगा के, हाथ हमारे कुछ आना नहीं, खड़े होके हम फिर वही अपना समय भी खराब कर दिया और सब कुछ भी, तो मन कैसे कर जाता है, नहीं होता। अच्छा, टीवी का है, सिंपल है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ काम, तो मैं नहीं इस चीज को फील कर पा रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है।
लेकिन अगर छुटाना ही है ना, सीधी बात है, उसका रिचार्ज बंद करो जिसमें खुला डेटा ना है। घर में वाईफाई लगा हुआ है तो सिंपल छोटा वाला फोन लो, बटन वाला, जिसमें कॉल आने जाने का होगा। स्मार्टफोन रख दो अलमारी में, छूट जाएगी अपने आप आदत कुछ दिन में। मेरा क्वेश्चन ये है कि ससुराल में सब ठीक है, पर मौके वाले ना कभी पूछते हैं ना कभी फोन किए। मौके वाले नहीं, मैं क्या होगा। उन्हें एक मंथ हो जाता है, सोचकर दुख सा होता है, फिर सोचती हूँ छोड़ो अपने ससुराल में ठीक। पर कभी लड़ाई होती है तो हस्बैंड बोलते हैं निकल जा मेरे घर से, तो दुख होता है, जा भी नहीं सकती। अगर मायका सही होता तब भी नहीं जा सकती थी। अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही आया है, ठीक है। मायका नहीं है इसका दुख होता है, लेकिन आपका ससुराल ठीक है, उसमें खुश रहो। और दूसरी चीज ये जो होते हैं ना, निकल यहाँ से, तो सीधे वही बोलो जो मैंने अभी बोला था कि मैं शादी करके आई हूँ, कोई खरीद के नहीं लाए हो कि ली और चीज वापस कर दी। ये मेरा भी घर है, तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है तो तुम निकल जाओ। दी मेरे हस्बैंड तुरंत और लड़ाई कर लेते हैं और तुरंत चाहते हैं मैं उनसे उसी लहजे में बोलूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मैं भूल नहीं पाती। आप हाले लड़ाई करके नॉर्मली कैसे रह सकते हो, प्लीज बताओ दी। नहीं रह सकते, बोल दो कि आप हो सकते हो इतनी जल्दी नॉर्मल, मुझसे नहीं हो जाता। हर आदमी अलग अलग होता है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। दी मेरी शादी नहीं हुई है, स्कूल में जो कॉलीग्स हैं वो मीटिंग में भी बोलना शुरू हो जाते हैं शादी कर लो, बाकी लोग भी मीटिंग का मुद्दा मैं ही बन जाती हूँ, मुझे नहीं सुनना होता। पर मैं क्या करूँ तब, सीधे बोल दो कि मैं इस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आप लोग या तो स्टॉप करें, या फिर घुसने से पहले ही 2-3 बार खुद करना शुरू कर दो ये चीज कि भाई मैं मीटिंग में आ तो गई हूँ, अगर मुद्दा अगेन मेरी शादी का ही है कि मैं शादी कर लूं तो मैं अभी चली जाऊं। जो पैसे कटेंगे या जो डांट पड़ेगी मीटिंग ना अटेंड करने की, मैं वो झेल लूंगी। लेकिन हमसे ना हो पाएगा ये जो तुम प्रवचन देते हो, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है यार। एक दो लोग हैं मेरे यहाँ भी जिन्होंने शादी नहीं की और वो लोग बेचारे परेशान हैं, क्योंकि हर कोई जाते शादी कर लो शादी कर लो। तो भैया नहीं करनी किसी को, पर्सनल चॉइस है, फिर भी लगे रहते हैं। कुछ लोगों में चुल होती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कड़क जवाब, तभी वो चुप होंगे। दी क्या शादी में मायके से मिला हस्बैंड को चेन एंड रिंग मेरे हक है, क्योंकि हबी बोल रहे हैं विदेश जाना है तो उसे बेच दूंगा, जबकि देवर विदेश गया तो हबी ही सारे पैसे लगाकर वीजा बनवाए। अगर विदेश जा रहे हैं आपके पति तो आप, मतलब यार, तो अब तो आप ज्वाइंट हो ना, देख लो। अगर जरूरत है और पैसे नहीं है तो क्या मेरा तुम्हारा, फिर बेच लेने दो। हेलो मैम, मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो गए, दामाद का गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए वो लोग घर से काफी दूर रहते हैं, 6 मंथ में एक बार ही ससुराल आते हैं। जब मैं पूछती हूँ तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं, तो बेटे बहू बहुत तारीफ करते हैं। उसके बोलने से तो ऐसा लगता है जैसे उसके ससुराल बस्त ससुराल है, सब अच्छा लगता है। बट मुझे चिंता होती है कहीं वो कुछ छिपा तो नहीं रही, किसी के ससुराल वाले के इतने अच्छे होंगे, मैं ऐसा क्यों करूँ जैसे मैं जान पाऊँ सब ठीक है या नहीं। अरे भाई, जब वो कह रही है सब ठीक है तो ठीक ही होगा ना। अपनी बेटी पे भरोसा नहीं रख रही हो, बेटी पे भरोसा रखो अपनी। हेलो दी, मैंने आपसे अपनी जेठानी की बात आपसे बताई थी कि हमें बुरा बनाकर लोग अलग हुआ था, इस बात को 4 साल हो गया, लेकिन वो सारी बातें भूल नहीं पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बीमार रहती हूँ। कुछ ना कुछ लगा रहता है, मुझे थायराइड हो गया, मन दुखी रहता है, गुस्सा आता है, काम में मन नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। हस्बैंड कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन जब मैं उन सबको देखती हूँ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो और हम एक ही घर में रहते हैं। तो और कर लो, मत निकलो पुरानी बात से। अभी थायराइड हुआ है, अभी और चीजें और भी हो जाएंगी, उनका इंतजार करते रहो, उनको देखते रहो और बीमारियां बनाते रहो। हस्बैंड कह रहे हैं आपको, बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं, आपको सुननी नहीं है तो मेरी भी क्या ही सुनोगे। बात यह है ना भैया, जो हो गया और हो गया, खत्म हो गया। अब उनको देख देख के अब आप ये भी देख रही हो कि आपका शरीर गिर रहा है, परेशानी आपको हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही। तो मैं ऐसा क्या ही कह दूंगी जो आपको समझ आ जाएगा, है ना। जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं वही मैं कहूंगी ना। दूसरी चीज ये है कि जो सामने देख के अगर किसी को आपको परेशानी होती है, आपके पास इतना टाइम है क्योंकि आप उनको देखो। इतने व्यस्त क्यों नहीं हो जाते आप कि आपको सामने खड़ा हुआ इंसान भी नजर ना आए। बेस्ट तरीका होता है टॉक्सिक लोगों से डील करने का कि उनका असर आप पे होगा ही नहीं जब आप अपने में ही उलझे हुए होंगे। सिंपल सी बात है। अब काम में आपका मन नहीं लग रहा, उल्टा और तबीयत खराब, आप बैठ के उनका भजन कर रही हो। सोचो इतना भजन अगर भगवान का किया होता ना, तो शायद वो भी आ जाते आपकी मदद करने। लेकिन आप उन मनहूसों को रो रही हो बैठ के, लिटरली, जिन्होंने पहले कभी बुरा करा, अब आप उसको बुरे को बार 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 रिकॉल करके उसको फील कर रहे हो। पूरी बेवकूफी है यार, निकलो इस चीज से। हेलो मैम, मेरे पिताजी नहीं है और मैं एक ही भाई है, और बहुत अच्छा है, बहुत ही होनहार लड़का है, बिजनेस करता है, 4 पहले उसकी शादी हुई, बट जो भाभी है वो समझदार नहीं, बोलने की तमीज नहीं,
नशी भाई से नहीं बात करती, नहीं मेरी मम्मी से, और मैके से दिन भर फोन पे रहती है, इसलिए मम्मी भी टेंशन में रहती है। देखो जो आप कह रही हो ना, मेरे को ऐसा लग रहा है टिपिकल सास नंदों वाला। उन्हें अपना बेटा भाई बहुत अच्छा लगता है, बहू कैसी भी हो वो बुरी लगती है, वो अपने मैके बात कर रही है वो भी बुरा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे वो वाइब्स आ रही है कि जैसे टिपिकल सास बहुएं होती है ना, कि बहू कुछ भी कर ले है ही बुरी। थोड़ा सा पॉजिटिव होके उसकी साइड से देखो। समझदार नहीं है तो जब आपका भाई समझदार है, अगर दोनों में से एक भी समझदार होता है ना, तो गृहस्थी की गाड़ी चल जाती है, पहली बात। ठीक है, और अगर आपका भाई समझदार है, धीरे धीरे वो भी आपके हिसाब की हो जाएगी। उसे जितना हो सके समझाओ प्यार से, पहले अपनी तरफ कोशिश करो ठीक चीजें करने की, है ना। शिकायतें करने से कुछ नहीं होने का। होगा ये, जो भाई समझदार है ना वो भी बेचारा पिस जाएगा, माँ बहन की सुनू या बीवी की सुनू, और एंड में हो जाएगा वो अलग। तो थोड़ा सा खींचातानी मत करो, सपोर्ट दो दोनों तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा पति शराब पीकर गालियां देता है, बच्चों के सामने बेइज्जती करता है। मैं उससे 4-5 साल बड़ी हूँ, जिसका मुझे ताना देता है। वैसे तो मैं वर्किंग हूँ, सारा मैं ही देखती हूँ, पर कभी घर में खर्च करता है तो उसको भी गिनाता है। मारने की कोशिश करता है, सारा पैसा अपनी माँ को देता है जो साथ नहीं रहती। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, कैसे हैंडल करूं ऐसे आदमी को। भैया, इतना बढ़िया आदमी तो मेरे हिसाब से तो रखना ही बेकार है। हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले ही सब कुछ तुम कर रही हो। छोड़ो परे, खुद ही कर लो। उसे अपनी माँ की सेवा कर लेने दो अकेले। ऐसे आदमी के साथ साथ रह के शराब वो पी रहा है, गाली वो दे रहा है, खाना खर्चा वो नहीं दे रहा, दे रहा है तो ताना दे रहा है, आपके लुक्स और एज पे कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो कर क्या रहा है वो? हम क्यों हैं उसके साथ? एक रीजन ढंग का तो हो। नेक्स्ट, जब कोई पर्पजली बेइज्जती करे, सबको समझाने के बाद भी ना माने तो क्या करें? वो इंसान ऐसा हो जिसके साथ जीवन भर रहना है। आप भी करो बेइज्जती फिर उसकी। जब कोई सीधे नहीं समझ रहा तो उसको उल्टे समझाओ। नेक्स्ट, दी मेरी एज 43 है, मेरी आई साइट फोन देखने में थोड़ी बहुत बिलर रहती है, दूर का तो दिख जाता है। प्लीज बताएं क्या करना चाहिए? चश्मा लगाओ भाई, आंख चेक करवाओ, चश्मा लगाओ। हेलो दी, मेरी सिटी में डीपीएस स्कूल टॉप में है, मेरी बेटी दाव में पढ़ती है, पर डीपीएस और दाव के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। दाव में बहुत मिनिमम सिलेबस है, डीएवी होगा, ये दाव में पढ़ रही हूँ, ये डीएवी होगा, शॉर्ट में लिखा हुआ है, और स्मॉल में तो पढ़ा जा रहा दाव। डीएवी स्कूल होगा, और दूसरा होगा डीपीएस। डीपीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, मुझे बहुत कभी कभी एंजाइटी होती है, मेरी बेटी इस स्कूल में क्यों नहीं है, वो क्लास 4 में, क्या मुझे स्कूल चेंज करना चाहिए? देखो इस मामले में ना मेरी सोचने का तरीका आजकल की माओ के हिसाब से बिल्कुल अलग है, शायद आपको भी पसंद ना आए। सिलेबस कम ज्यादा, है ना, डजेंट मैटर इन लॉन्ग टर्म। जो आप चौथी में सिखा रहे हो छठी का, थोड़ी दिन बाद छठी में जाके वैसे भी बच्चा सीख ही लेगा ना। कुल मिला के आपका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है, अगर वो वहां पर अपनी पढ़ाई के प्रति अच्छा फील कर रहा है, लग रहा है, खुद से होमवर्क करने बैठ रहा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो इट इज ओके। उसको पढ़ाई अच्छी लगेगी तो वो किसी 1 साल में ना 3 साल का भी कवर कर लेगा। इतना ज्यादा वो मत करो, अपनी सिचुएशन देखो, स्कूल देखो, आना जाना कहाँ पर सही है, पैसे देखो, उस हिसाब से स्कूल चुने जाते हैं। सिचुएशन ये नहीं देखो कि वहां का ज्यादा है वहां का कम है, मेरा बच्चा कैसे करेगा। करने वाला बच्चा सब जगह कर लेगा, मेन ये है कि वो सही, कहना चाहिए पढ़ाई में उसको मजा आता रहे, अच्छी लगे उसे पढ़ाई, बोझ ना लगे, तब तक बिल्कुल ठीक है मामला। दीदी, मैं कोई भी गलत सिचुएशन में घबरा जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंट पेपर नहीं मिला तो बिल्कुल टेंशन में आ जाती हूँ, इतना कि हाथ भी कांपने लगे। खुद को हर गलत सिचुएशन के लिए कैसे तैयार करूँ? जरा कोई कुछ बोल दे तो बात दिमाग में घूमती है, माइग्रेन होने लगता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। क्या करूँ जिससे आपकी तरह हर चीज पॉजिटिवली ले सकूं? नहीं, मैं हर चीज पॉजिटिवली नहीं लेती, लेकिन हाँ इतना नहीं होता जितना आप बता रहे हो। जब कोई चीज ऐसे धमाके के साथ एकदम आती है ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी एकदम चुप हो जाती हूँ, और अगर वो ज्यादा है तो कई बार सिर में दर्द हो भी जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं नहीं ले रही हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन 2-3 दिन बाद वो सिर दर्द जब शुरू हो जाता है तो समझ में आता है कि ओह मेरा माइंड स्ट्रेस ले गया, है ना। तो ये पर्पजली मैं करती हूँ कि मुझे नहीं लेना स्ट्रेस। एक तो ये चीज आप करो, और दूसरी चीज ये है कि जब हमें घबराहट होती है ना कि ये हो गया तो ये हो गया तो मैं अगले एक क्षण, मेरा एक मूल मंत्र है इस चीज से लड़ने का, उसके लिए आप भी देखना ट्राई करके। मान लो मैं जिस चीज से डर लग रहा है, ये हो गया तो ये हो गया, तो मैं एक बार को बैठ के सोफे पे आराम से सोचती हूँ कि अच्छा ये हो गया तो फिर क्या होगा,
तो मैं उस सिचुएशन में खुद को रख के देन सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूंगी जब ये हो जाएगा। फिर कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है कि अगर ये हुआ तो ये कर लेंगे। एंड जस्ट इतना करते ही थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है मामला। और ये करके भी अगर ना निपटे तो फिर मैं जाके भगवान जी के पास खड़ी हो जाती हूँ। उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, कहा कि भाई मुझसे नहीं हैंडल होगी, ये मेरे से ऊपर की चीज है, आप देखो। और ऐसा नहीं कि घर में हूं तो मंदिर, मैं जहां बैठी हूँ वहीं पर आंख बंद की, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, इतना मुझे मौका काफी है कनेक्शन होने के लिए भगवान से। और नारायण को याद किया, उन्हें अपनी दिक्कत बताई कि ये मेरे हाथ की बात नहीं है, आप देख लेना। एंड इतना करते ही फिर काम डाउन हो जाता है। लेकिन उस 5-10 मिनट 15 मिनट में होती है एंजाइटी, घबराहट होती है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ही हो रही है, सबको नहीं। लेकिन हाँ, बात यह है कि कोशिश करो जल्दी से जल्दी उससे बाहर आओ। नेक्स्ट, दीदी आपने मेरी जिंदगी बदल दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा 10 साल का है, प्रेग्नेंट हूँ, जनवरी में मेरी डिलीवरी है, मैं 40 की हूँ, जॉब करती हूँ, पति भी मेरे जॉब में है, हम तीनों पहाड़ में रहते हैं उत्तराखंड में। मेरे सास ससुर नहीं है, एक नंद है वो भी दूर रहती है, टॉक्सिक भी है। मेरा मायका नजदीक है, मैं किराए में रहती हूँ, 12 साल से जब से शादी हुई है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है, ना घर ना परिवार ना कोई रिश्तेदार, खुद को अकेला फील करती हूँ, पति भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। मायके में भाभी बहुत तेज है, अभी उसकी डिलीवरी हुई है, अब जनवरी में मेरा कौन करेगा, क्या होगा दी। देखो, जिसका कोई नहीं होता ना करने वाला, काम उसके भी हो जाते हैं। थोड़ी आपके शरीर में हिम्मत आएगी और थोड़ा आपके हस्बैंड देखेंगे। आपका बेटा 10 साल का है, सरप्राइजिंगली देखना, वो भी आपका ध्यान रखेगा उस टाइम पे। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स कि 1.25 महीने जो हम सोचें कि बिस्तर पे हमें मिल जाएंगे, वो चीज नहीं है। अच्छा, मेरे तो सब कुछ होते हुए नहीं मिला क्योंकि 2 थी, तो मैं आपके सामने। तो सिंपल सी बात है, भाई बच्चा हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, हमें जब पता होता है ना हमारा कोई करने वाला नहीं है, अपने खाने पीने का जो भी बना के रखना है वो पहले ही तैयारी रखना, सारी चीजें। और अपना लिया गरम करके, हस्बैंड भी दे देंगे या बेटा भी दे सकता है 10 साल का है, या खुद ले लो माइक्रोवेव करके। एंड देन मतलब कुल मिला के आप यहाँ से रहो कि मुझे ही करना है, तो कर जाओगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंजॉय करो अपना प्रेगनेंसी का टाइम, नहीं तो बच्चे पे वो निगेटिविटी, वो डर आएगा, ठीक है। इतनी चिंता मत करो, ईश्वर सब भला करेंगे। नेक्स्ट, जब घर के लोग बेइज्जती करें और बाद में कह दें कि हमें कुछ नहीं किया तो क्या करें। जब वो कहें हमने कुछ नहीं किया तो एक एक करके बैठ जाओ और गिनवाओ कि तुमने क्या क्या किया। ऐसों का यही इलाज होता है। दीदी आज ना मौसम बहुत अच्छा था, मैं और मेरी बेटी, मेरा बेटा बाहर बैठे थे। बेटी 21 अक्टूबर को 9 साल की हो जाएगी, तो बोलो उसकी हाइट ना नॉर्मल सी है। अभी तो कोई पड़ोसी आने को मुझे बोल रही है इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, कब का देख रहे हैं, ऐसी की ऐसी है। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने आपके घर में कभी आकर ऐसे कहा, ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए कि आपके घर में ऐसा चाहिए ऐसा है, मैं तो कभी नहीं बोलती। फिर ना उनकी बोलती बंद हो गई, आपसे सीखा है मैंने दीदी, थैंक यू वेरी मच। और वैसे आप बताना मैंने ठीक किया। हाँ जी, जोसली लव यू अलॉट। मेरे घर में नंद है, सास है, सास बीमार है, मेरी नंद सुबह देर तक सोती है, मेरे हस्बैंड वर्किंग है तो उनको भी सुबह जल्दी निकलना होता है क्योंकि टीचर है, 60 किलोमीटर डेली जाना आना होता है। मेरी नंद उठकर बिल्कुल हेल्प नहीं करती, मैंने सोचा एक दिन उठा दूं तो सास ने मना कर दिया, बोली नींद खराब हो जाएगी। अब बेटी 3 साल की, स्कूल जाना होता है, मुझे जॉब पर तो बहुत वर्क होता है, गुस्सा आती है इन लोगों पर, क्या करूं, इरिटेट होना गलत है, मैं क्या करूं, रोना भी आता है। आपको वो दिख रही है सोती हुई, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। जिस दिन आपने अपना माइंड की मेकअप कर लिया कि आपके पति की, आपकी जॉब की जिम्मेदारी आपकी, उस दिन आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। ज्यादा गुस्सा है उनका मत करके जाओ, ये कर सकते हो। लेकिन भैया अपना पति अपना बच्चा इनका तो करोगे ना, लीस्ट भी अगर लेके चलोगे तो उनको देख के आपको वो लग रहा है वो अपनी आदत खराब कर रही है, आगे खुद भुगतेगी, तो उसके लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट, हेलो दी, नमस्ते। बेटा 8th में पढ़ता है बट वह अपने आप कभी पढ़ने नहीं बैठता, मुझे उसके साथ में बैठना पड़ता है। अभी भी पता नहीं, चिंता होती है, बड़ा हो गया फिर भी अपने आप से होमवर्क नहीं करता। बट मेरा छोटा बेटा 5th स्टैंडर्ड में है, वह अपना वर्क अपने आप कर लेता है, देख के क्या करना चाहिए। देखो, हर बच्चा अलग अलग होता है, शुक्र मनाओ पहले तो कि एक छोटे वाले की तो अपने आप ही ऐसी बुद्धि दे ही दी। बड़े में ज्यादा मेहनत है, लेकिन इतनी चिंता मत करो कि अगर ये नहीं कर रहा तो आगे कुछ कर नहीं पाएगा, ये स्ट्रेस मत रखो, कर लेगा अगर उसमें दिमाग है तो। बस ये है कि हाँ, आपके बैठने पे कर रहा है ना तो कोई बात नहीं, बैठो, इसी बहाने बच्चे के साथ टाइम भी बिताओगे और काम होता रहेगा। कहते रहो उसे कि भाई हमें भी एक आध दिन ऐसा दिखा दे कि तू खुद बैठे, बैठेगा, ऐसा नहीं है। दी, मेरी सास मुझे अकेले में तो कुछ नहीं बोलती, बट एक दिन गली की 2 लेडीज के साथ बैठी थी, उनको बोली मैं मोहल्ले की दूसरी बहुओं से कम काम करती हूँ, मेरी गाँव में शादी हुई है, मुझसे गाय और खेत का काम नहीं होता, बेबी और घर का काम अकेले ही करती हूँ। तो करती हो ना आप, और बहुओं से कम, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है, जस्ट से हाँ।
गुस्सा झूठ पे बोलो, कि गुस्सा आए आपको झूठ पे, सच्ची बात पे गुस्सा मत करो, एक्सेप्ट करना सीखो। हाय मैम, वो लेडी तो पूजा पाठ के खुद ही बनाए हुए रूल से परेशान है, उन्हें कंपल्सिव ओसीडी की प्रॉब्लम है, यूट्यूब पर इन्हें सर्च करना चाहिए। सुन लो भाई, जो बार बार अपने नियमों में बंधी हुई थी उनके लिए है ये। नेक्स्ट, स्पोकन इंग्लिश के बारे में समझाओ कोई स्किल। स्पोकन इंग्लिश स्किल, स्पोकन इंग्लिश खुद एक स्किल है मेरी स्पोकन हिंदी खराब हो गई इसके चक्कर में तो ये खुद ही एक स्किल है, इसके बारे में क्या बताऊं। बाकी सीखने के लिए आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सर्च करोगे मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब मैं हूँ दी, वर्ग एक में दी, स्कूल पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करूं, कभी कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बोल नहीं पाती हूँ अपनी बातों को स्कूल स्टाफ के सामने। मन में तो बहुत कुछ होता है पर बोल नहीं पाती, क्या करूं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, बेस्ट है ये तरीका। अकेले बैठ के शीशे के सामने प्रैक्टिस करो कि मेरे को क्या बोलना चाहिए था, और फिर आपको बोलने के बाद ये भी देखना फील कैसा हुआ, एज्यूम करके देखना। अगर लगे कि बढ़िया लगा तो बोलना, और लगे कि यार बोल के भी दिमाग ही खराब हो रहा है तो लेट इट बी, छोड़ दो जैसा चल रहा है। नेक्स्ट, अभी मेरी शादी को कुछ ही मंथ हुए हैं, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, मैं अपनी जॉब की वजह से अभी इन लॉज और हस्बैंड दोनों से अलग रह रही हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरी सास केयरिंग है बहुत, भी ओवर थिंक बहुत करती है, बहुत स्ट्रेस लेके परेशान रहती है। मेरे हस्बैंड थोड़े चिल टाइप की पर्सनैलिटी है, वो जब तक बात बड़ी ना हो स्ट्रेस नहीं लेते, वो भी सही है अपनी जगह। मुझे ये जानना है एज अ न्यूली मैरिड गर्ल, मेरी इन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, मुझे कितना प्रेशर लेना चाहिए इस चीज का। आप हैं ही नहीं बीच में कहीं, आपकी सास ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके हस्बैंड चिल कर रहे हैं, आप कहाँ हो बीच में। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उनकी अपनी है, आप तो बस जस्ट देखो उन्हें और समझो कि अच्छा हाँ हाँ हाँ। आपका प्रेशर है ही नहीं इसमें बीच में, बिना मतलब का कुछ है ही नहीं, मतलब आपका तो आप अपनी पर्सनैलिटी में रहो ना। नेक्स्ट दी, मैंने अपने टर्मिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अपसेट हूँ, शायद हो जाता अच्छे के लिए ही होता है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम अपने बेटे को दूं, जब बड़ा हो जाएगा तभी देखूंगी, तब तक अपने पर काम कर लेती हूँ ताकि खुद को इम्प्रूव कर सकूं। सही है, टेक अ ब्रेक एंड बैक विद अ बैंक। हाय दी, ससुराल में डील कैसे करें, टॉक्सिक लोगों से कैसा रिश्ता रखें, कुछ समझ नहीं आता। अगर रिश्ता रखना है, पहली बात तो तोड़ना रिश्ता, मैं हमेशा कहती हूँ झटके से कोई समझदारी नहीं होती, एक को छोड़ोगे दो और खड़े हो जाएंगे, रक्त बीज की तरह होते हैं टॉक्सिक लोग। ठीक है, घर के खत्म करोगे स्टाफ में खड़े हो जाएंगे, स्टाफ के खत्म करोगे सो कॉल्ड फ्रेंड्स अपनी खाल उतार लेंगे। तो ये भैया चलेगा, डील करना सीखना है। और जस्ट ये है फॉर्मल रिश्ता रखना सीखो सबसे, दिल किसी से मिलाओ मत, मुंह किसी से मोड़ो मत, सीधी सी बात, तो चल जाएगी लाइफ आराम से। अपना कहने के लिए अगर अपने पति अपने बच्चे भी हैं ना, उतना काफी है, माँ बाप हैं काफी है। मतलब कोई एक या दो तीन जने भी है ना जिनको आप अपना दुख सुख बता सकते हो, या फिर आपके दुख में वो सच में दुख, या और आपके सुख में सच में सुख अनुभव कर रहे हैं, तो आप ग्रेटफुल हो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं है, उनके पति और बच्चे भी उनके नहीं है, उनके माँ बाप भी उनके नहीं है। बाहर वालों से तो आप उम्मीद ही मत रखो। तो जितने भी ससुराल वाले हैं, फ्रेंड सर्कल है, पड़ोसी है जो यहाँ आ रही हैं, जिनके पेंच लगाने की आदत है, सिंपल सी बात है, इतना किसी को मन में जगह मत दो कि वो आपके मन को चोट पहुंचा सके। मुंह से किसी से कड़वा बोलो मत, ऐसे चलोगी लंबी जाओगी, सारे रिश्ते ठीक रहेंगे। मुझे काश किसी ने बात बताई होती आज से 20 साल पहले, तो मेरी लाइफ में शायद आज बहुत लोग होते जो उड़ चुके अब तक। ठीक है, तो ये मेरी सलाह आप मान लो कि मुंह किसी से बनाओ मत, लेकिन फालतू दिल एडजस्ट मत करो किसी के साथ भी, दिल में जगह मत दो। मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ कि दिल को ना हमेशा जो तोड़ेगा वो अंदर से तोड़ेगा, बाहर से कोई नहीं तोड़ सकता। तो जिसे आपने दिल में जगह नहीं दी ना, वो आपका दिल कभी दुखा भी नहीं सकता। नेक्स्ट, दीदी मैंने छोटा मवाना डाइट से बीटीसी की थी, बड़े मवाना मेरा मायका है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है जान के आपकी ट्रेनिंग डाइट में होती है। मैंने भी, मैंने लाइफ का सबसे बेफिक्र टाइम जिया है मैंने भी, शायद सबसे ज्यादा मस्ती का टाइम वही था जो हम वहां पे थे जब। छोटा सवाल है एक, क्या कोई आर्टिफिशियल ईयरिंग भी होते हैं जिनसे कान ना पकते हो? हाँ, मतलब
अब पता नहीं मेरे तो पकते ही नहीं क्या, लेकिन हाँ ऐसे आते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं थोड़े से, जिनके पेंच वाले वो होंगे, पहन के देखते रहो, अच्छी क्वालिटी की पॉलिश होगी तो ऐसे आते हैं जो नहीं पकते। और दूसरा, उन्हें परमानेंट पहन के मत रखो, थोड़ी देर पहनो उतार दो अगर पकते हैं तो। नेक्स्ट, मेरी भी एक बेटी है, मुझे दिमाग में टेंशन रहती है, बट आपके व्यूज ने मेरे माइंड को क्लियर कर दिया। ठीक। तो मैम मैं दिल्ली में रहती थी, 1 मंथ हुआ बेंगलोर आ गई, यहाँ के लोग सांवले सब हैं, क्या मैं भी सांवली हो जाऊंगी, क्या इधर का पानी खराब है? पता नहीं बहन, मैं तो कहीं बेंगलोर के बी तक नहीं पहुंची कभी, और ना जाने की इच्छा। लेकिन हाँ, मे भी, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग वहां जाके सांवले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरे जो जानने वाले हैं बेंगलोर में, ऐसा नहीं है, उनके कलर जैसे थे वैसे ही रहे। तो अगर आपका जो ओरिजिनल कलर है वही रहेगा, वो जाके खराब नहीं होगा। लेकिन हाँ, वहाँ के लोगों का मैंने सुना है कि कईयों का कलर सांवला सा ज्यादा होता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी बड़ी बहन लखनऊ में रहती है और मैं दिल्ली रहती हूँ, हम सिर्फ शादी में या समर वेकेशन में मायके में मिलते हैं। 3 साल पहले मायके में मेरे भाई की बेटी ने मेरी बहन पर चोरी का दोष लगाया था, भाई भाभी ने कुछ नहीं कहा, बहन नाराज होकर चली गई, तब से बहन उनसे रिश्ता तोड़कर बैठी है। मुझे भाई भाभी बहुत मानते हैं, हर तरह का लेना देना करते हैं, बहन को बुरा लगता है, कहती है तू ही रिश्ता तोड़ दे। अब मेरी प्रॉब्लम है, जब से उन्होंने मायके जाना छोड़ दिया, वो कभी भी बिना बताए खुद, कभी उनके बच्चे कभी भी आ जाते हैं। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, वो घर पर अकेली बहू है, सास ससुर भी नहीं रहे, मुझे सामने कोई नहीं बोलता, पर बाद में सब कहते बिना बताए कभी भी आ जाती है, क्या करूं? सोचती हूँ कुछ कहने से नाराज हो जाएंगी, बड़ी हैं, कभी जवाब नहीं दिया। पति कहते हैं मेरा घर गेस्ट हाउस बन गया, आप बताइए क्या करूं? एक बार तो भैया आपको बोलना ही पड़ेगा अपनी बहन को, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, आपके ससुराल वाले अभी उनके सामने कुछ नहीं कह रहे, फिर वो सामने ही शुरू हो जाएंगे। तो एक बार बोलना पड़ेगा कि दीदी ज्वाइंट फैमिली है और आपके सामने कोई नहीं कह रहा, लेकिन मुझे बाद में सुनना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा आने पे कंट्रोल। नेक्स्ट, आपने फैंसी सामान ऑर्गेनाइजर का लिंक शेयर करना जो आपने रिसेंटली मंगाया था। ये मंगाया था और इसका ना लिंक अब 3 वाले का नहीं मिल रहा, 2 का मिल रहा है और 4 का मिल रहा है, वो शेयर कर दूंगी। 3 वाला मतलब मैंने मंगा लिया, उसके बाद दुनिया से ही उड़ गया, पता नहीं क्या, जो भी मेरे को सामान बढ़िया सा मिलता है ना कि हाँ मैं यूज कर लूं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फिर बाद में। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं कंफ्यूजन में हूँ, प्लीज हेल्प। मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है नर्सरी क्लास 4+ बच्चे लेते हैं और सिटी के बेस्ट स्कूल्स में से एक है। मैंने अपने बेटे का उसमें एडिशन करवा दिया और अब वो क्लास 2 में है, उसकी एज 8 साल है। मेरे रिलेटिव का बच्चा अदर स्कूल में उसकी एज के, बट वो 4th क्लास में है। क्या मेरा डिसीजन गलत है? प्लीज बताना, क्या मुझे उसको अदर स्कूल में क्लास बढ़ाकर एडमिशन कराना चाहिए या इसी में पढ़ते रहना चाहिए? लेट ही है, लेट ही है, मतलब 4+ के बच्चे लेते हैं ना, 2.5 3 साल के, 3.5 साल के ले लेते हैं, वरना 1 साल 1.5 साल का फर्क पड़ गया। लेकिन अगर करा लो चेंज, अभी छोटा है ना, क्योंकि आगे फिर बोर्ड वगैरह में भी हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो, बात करके देख लो आगे इधर उधर वाले स्कूलों में जो हो सकता हो, ठीक है। एक्चुअली जो बच्चों की पढ़ाई वाले होते हैं ना, जो प्राइवेट में अब चल रहा है, मैं थोड़ा सा पजल्ड हो जाती हूँ उसमें, सही बताऊं ना, मैं बहुत ज्यादा अभी इस फील्ड में, मतलब क्या है ना, मेरे अपने बच्चे भी मैम जो कह देती हैं जो कुछ भी है वो मैं बे मतलब उसके झिझक के उनसे सलाह ले लेती हूँ कि मैम आप बताओ आपके हिसाब से क्या रहेगा सही। क्योंकि भाई हमें यहाँ पे 23 साल हो गए इसी नौकरी में, हम यहाँ विभागीय कामों में उलझे हुए हैं, बच्चों के दिनों दिन लाइफ बदल रही है, उनका सब चीजें बदल रही हैं, तो मेरे लिए भी सब कुछ नया नया है, सीख रही हूँ। जहाँ भी लगता है अटक आ रही है, तो मैं खुद इनकी मैम से या पीटीएम में उनसे ही सलाह लेती हूँ कि क्या करना चाहिए। अब जहाँ ट्यूशन जा रही हैं वो मैम इसी एज ग्रुप के बच्चों के साथ डील करती हैं, तो उनसे काफी, मतलब जो मुझे लगता है उनसे ही पूछ लेती हूँ, है ना। तो यहाँ मैं ऐसा नहीं कहूंगी, आप और 2 4 लोग जो अटेंटिव सी ज्यादा सी मदर हैं, या जैसे कह रहे हो ना रिलेटिव कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मेरे अपने बच्चों का भी ये है कि 3.5 में हो गया था शुरू, तो उस हिसाब से तब भी मैम ने बोला था कि नहीं हम प्री नर्सरी नहीं कराएंगे, सीधे नर्सरी कराएंगे, आगे इनको एज में दिक्कत आएगी, तो आई ट्रस्टेड हर। तो ये है हिसाब, तो देख लो आप करा लो स्कूल चेंज। लेकिन जब आप कह रहे हो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ये है वो, तो उसमें इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बात करो एक बार, वो क्या कह रहे हैं। भाई स्कूल में आपका अकेले का तो है नहीं ना बच्चा, बहुत सारे हैं, कि उन्होंने क्या सोचा है इस बारे में, उन्होंने भी ऐसी सिचुएशन डील करी होंगी, तो वो क्या सोच रहे हैं।
तो कम से कम 12-15 लोगों से बात करो। कुछ जो इस साइड में आपकी तरीके से ही फँसे हैं या आपकी तरीके की सिचुएशन में, कुछ जो नहीं है, है ना? और कुछ जो न्यूट्रल हैं। तब आपको सही से पता लगेगा। मुझे लगता है इसमें मैं आपको सही से गाइड नहीं कर पाऊँगी, या फिर कमेंट सेक्शन खुला है, जो सलाह देना चाहे इनके कमेंट पे ही जवाब देना, ताकि इनके पास नोटिफ़िकेशन चला जाए। तो ये थे इस एपिसोड के सवाल। कुछ छोड़े हैं जो लंबे थे, बाकी सभी के जवाब देने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अभी पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स खुला है, लिख देना। किसी के काम का लगे ये चैनल या कंटेंट, या किसी की और की प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहो तो उसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।